नदी कभी सिर्फ पानी नहीं होती, कभी कभी वो दर्द पीती है, यादें छुपाती है और इंतजार करती है उस इंसान का जो अपने टूटे दिल के साथ उसके किनारे तक चला आए। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी जब सोनिया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसकी सांसें भारी थी और रात का डर अब भी उसकी आंखों में तैर रहा था। उसे ठीक से याद नहीं था कि वो रात में कैसे फिर उसी नदी तक पहुंच गई थी। बस बुलबुलें याद थे और वो ठंडा सा एहसास जैसे कोई उसे पानी के अंदर से बुला रहा हो। उसका दायां हाथ अब भी नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे उस खाली जगह को देखकर घबराहट नहीं हुई, जैसे वो समझ चुकी हो कि उसका हाथ उससे छीना नहीं गया बल्कि उसे बचाने के लिए गया है। तभी पीछे से आशिमा की आवाज आती है, तुम ठीक हो? और सोनिया मुड़कर बस इतना कह पाती है कि वो फिर उसे बुला रही थी। आशिमा की आंखों में चिंता गहराती है और वो कहती है कि यह सपना नहीं था। दोनों बिना समय गंवाए नदी की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में अजीब सन्नाटा होता है, न पक्षियों की आवाज न हवा की सरसराहट, जैसे पूरा इलाका सांस रोके खड़ा हो। नदी के किनारे पहुंचते ही आशिमा की नजर गीली मिट्टी पर पड़ती है जहां ताज़ा घसीटे जाने के निशान बने होते हैं। पास ही एक टूटा हुआ लॉकेट पड़ा होता है जिसे उठाते ही सोनिया के हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि वह गर्वित का होता है। तभी पानी में हलचल शुरू होती है, छोटे छोटे बुलबुले उठने लगते हैं और पानी से वही बिगड़ी हुई औरत जैसी आकृति बाहर आती है जिसकी आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दर्द भरा होता है। वह सीधे सोनिया को नहीं बल्कि आशिमा को घूर रही होती है और अचानक आशिमा को सावित्री की पुरानी फाइल की बात याद आती है कि जब उसे पानी में डुबोया गया था तब वह गर्भवती थी। ये सोचते ही आशिमा की सांस अटक जाती है और पनडुब्बी की चीख में एक माँ का क्रोध सुनाई देने लगता है। तभी सोनिया के कानों में आवाज गूंजती है कि उसे न्याय चाहिए। सोनिया घबराकर इधर उधर देखती है और कहती है कि वह उससे बात कर रही है। वह कह रही है कि उसका बच्चा भी उसके साथ मारा गया था और वह हर उस इंसान को खींच लेती है जिसने किसी औरत के साथ धोखा किया हो। गर्वित, चंदन और गांव वालों की तस्वीर सोनिया के दिमाग में साफ होने लगती है। पनडुब्बी अचानक शांत हो जाती है और उसकी नजरों में गुस्से की जगह विनती दिखाई देती है। सोनिया धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ती है और आशिमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोनिया कहती है कि वह उसे मारना नहीं चाहती बल्कि चाहती है कि उसकी कहानी कोई सुने। सोनिया घुटनों के बल बैठकर कहती है कि वह सुन रही है सावित्री, और उसी पल पानी की सतह एकदम शांत हो जाती है जैसे कोई अंदर वापस चला गया हो। हवा फिर चलने लगती है, पक्षियों की आवाज लौट आती है और माहौल सामान्य होने लगता है। आशिमा अविश्वास से पानी को देखती है और पूछती है कि क्या वह चली गई। सोनिया कहती है कि नहीं, वह अब सो गई है। सूरज की हल्की किरणें नदी पर पड़ती हैं और सोनिया गहरी सांस लेकर कहती है कि अब उसे डर नहीं लग रहा क्योंकि अब उसके अंदर दर्द नहीं समझ है। दोनों वापस मुड़ने लगती है, तभी पानी में एक आखिरी बुलबुला उठता है और फूटकर सब शांत हो जाता है। वे गांव की तरफ लौट रही होती है कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उन्हें देखकर कहती है कि आखिर किसी ने उसकी कहानी सुन ली। वह बताती है कि सालों पहले गांव वालों ने डर और अंधविश्वास में एक बेगुनाह औरत को मार दिया था और तब से यह नदी श्राप बन गई थी। सोनिया उस औरत की बात सुनकर समझ जाती है कि दर्द जब दबा दिया जाता है तो वह डर बनकर लौटता है। घर पहुंचकर सोनिया पहली बार बिना डर के खिड़की से बाहर देखती है और अपने कटे हुए हाथ को देखकर मुस्कुराती है जैसे वह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत हो। आशिमा कहती है कि अब उसे शहर लौटकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए और सोनिया सहमति में सिर हिलाती है। लेकिन उसी वक्त दूर नदी की दिशा से हल्की सी लहर की आवाज फिर सुनाई देती है। दोनों एक पल के लिए रुक जाती है, पर इस बार सोनिया के चेहरे पर डर नहीं होता। वह बस धीरे से कहती है कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती है किसी और टूटे हुए इंसान का। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।